हे गाइस, वन पीस चैप्टर 1141 आ चुका है और इस चैप्टर के अंदर हमारा श्रापित प्रिंस लोकी आजाद होने वाला है और ये चैप्टर इसीलिए बहुत ज्यादा बवाल होगा। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर है क्या और इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं और इसके साथ साथ अपने वीडियो को भी शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत नामी और रॉड से होती है जो कैसल से जाइंट के बैंक्वेट में वापस आ रहे होते हैं और नामी यहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है क्योंकि इसने इतने बड़े मैसिव कैसल को एक्सप्लोर करा पर नामी को उस कैसल के अंदर एक भी ट्रेजर का टुकड़ा नहीं मिला और ये सब नामी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होती है। तो पीछे से रॉड बोलता है, नामी तासो ये सब इतनी तेज मत बोलो। पर नामी यहाँ पर बहुत ज्यादा चिड़ी हुई होती है इसलिए वो बोलती है, मुझे लोकी फोकी से कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे बस ट्रेजर से मतलब है। और नामी की ये सभी बातें जायंट्स गार्ड भी सुन लेते हैं जो कि बोलते हैं भाई ये क्या बोल रही है। तो रॉड उनको बात घुमाता हुआ बोलता है, इसमें सोचने वाली बात कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बोल रही है, तुम यहाँ पर बस आराम करो। इसके बाद हम फ्रैंकी और रिप्ले को देखते हैं जो कि एडम ट्री के पास होते हैं और यहाँ पर रिप्ले बताती है सभी जायंट्स एडम ट्री के ब्रांचेस पर रहते हैं और हर ब्रांच का अपना एक अलग ही लंबी हिस्ट्री है। और तभी फ्रैंकी की नजर एडम ट्री के एक बड़े कटे हुए ब्रांच पर पड़ती है तो रिप्ले फ्रैंकी को बताती है इस ब्रांच के ऊपर एक विलेज बसा हुआ था पर उस विलेज के ऊपर एक मैसिव लाइटनिंग स्ट्राइक पड़ी जिसके कारण यहाँ पर आग लग गया और ये आग ज्यादा फैले ना इसलिए इस ब्रांच को हमें काटना पड़ा। ये सुनकर फ्रैंकी बोलता है इसका मतलब एडम ट्री भी टाइम से इम्यून नहीं है, मतलब एडम ट्री में ना टाइम के साथ सूखता जाता, बूढ़ा होता जाता जिसके कारण इनके ब्रांचेस सूख जाती है और आग लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और फ्रैंकी का जवाब देते हुए रिप्ले बोलती है एल्वाफ की सबसे बड़ी वीकनेस फायर और लाइटनिंग है क्योंकि भाई जाहिर सी बात है एडम ट्री बहुत ज्यादा पुरानी है, अगर इसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरेगी तो जाहिर सी बात है आग लगने का चांस बनेगा ही और अगर गलती से आग लग गया तो वो बहुत तेजी से फैलेगा क्योंकि इसकी है ना सारी की सारी ब्रांचेस जड़ें वगैरह जो भी है ना वो सूखते जा रही है। इसके बाद हम वेस्टर्न विलेज को देखते हैं जहाँ पर अपने जायंट्स के बैंक्वेट चल रही होती है और यहाँ पर नामी पहुंच जाती है और नामी को देखकर उसब बोलता है जो कि पूरा पीकर भंड होता है कि भाई तुम गए कहाँ थे और मैंने लूफी और जोरो को काफी टाइम से देखा भी नहीं है। तो नामी जवाब देती है वो दोनों शायद से आसपास ही कहीं घूम रहे होंगे। फिर उसब जारुल सामा से नामी को मिलवाता है और कहता है ये हमारी नेविगेटर है और जारुल सामा नामी को देखकर बोलते हैं कि भाई ये सही में कितनी ज्यादा सुंदर है, मतलब समझ सकते हो जारुल सामा रियल में भाई ठरकी बंदा है। ये सुनकर उसब जारुल सामा को बोलता है तुम तो ठरकी बुड्ढे निकले और भाई उसब यहाँ पर जारुल सामा से उनका टाइप ही पूछ लेता है कि उनको किस टाइप की वुमेन्स पसंद है। तो जारुल सामा बोलता है मुझे तो ओल्डर वुमेन्स पसंद है। ये सुनकर उसब की सटक जाती है और उसब पीने के बाद गॉडी उसब में बदल कर जारुल सामा के सर पर लगे स्वॉर्ड पर रख के एक रैप्टर देता है और ये चीज देख के बाकी के सारे जायंट्स है ना सदमे में चले जाते हैं। और फिर उसब बोलता है जारुल सामा को तुम वर्ल्ड के सबसे बूढ़े आदमी हो भाई और अब कोई चांस भी नहीं है तुम्हें तुम्हारे टाइप की कोई बंदी मिले। और उसब के थप्पड़ के कारण जारुल सामा की फट जाती है और डोरी उसब को उठा के बोलता है तुम अपने हाथों को जारुल सामा की स्वॉर्ड से दूर रख भाई। और अभी उसब अपने गॉडी उसब वाले फॉर्म में होता है, मतलब पूरे पी के बंड होता है। ये बंदा डोरी को बोलता है चुप रहे और उससे पूछता है कि तुमने अभी तक ट्राई नहीं करा कि जारुल सामा के सर में से उसके स्वॉर्ड को निकालने का। तो ब्रॉगी बोलता है नहीं क्योंकि ब्लड लॉस के कारण जारुल सामा मर भी सकते हैं। और ब्रॉगी की बात सुनकर उसब का भी मजे लेने लगता है और ये बंदा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मजे में होता है। और इसको देख के अपनी नामी अपने जिन्बे को बोलती है उसब का ड्रीम था कि वो एल्वाफ में आए और यहाँ पर वो आ भी चुका तो ये बंदा काफी ज्यादा खुश है। और फिर हम सांजी को देते हैं जो इस बैंक्वेट के अंदर जर्ड को ढूंढ रहा होता है और इसके बाद हम जर्ड को देते हैं जो कि रॉड से पूछ रही होती है कि इन गार्ड के साथ हुआ क्या क्योंकि इनकी हड्डियां टूटी हुई है और साथ में इन गार्ड में से एक गार्ड को ना स्टैब भी किया गया है। और इसके बाद जर्ड अपने रॉड से वापस से पूछते हैं कि तुम्हें सही में लगता है कि कोई नॉर्मल सा ह्यूमन अपने गार्ड्स को इतना ज्यादा डैमेज दे सकती है क्योंकि ये जो गार्ड्स है वो कोई मजाक नहीं है भाई, पूरे कैसल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये बंदे बहुत ज्यादा ह्यूज होते हैं। तो रॉड बोलता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं अपने ब्लॉक कैसल को इम्प्रूव कर सकूं इसलिए मैं बस कैसल में रिसर्च करने के लिए गया था। पर जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि फ्रंट गेट है ना कैसल का टूटा पड़ा है और अपने गार्ड्स वहाँ पर घायल होकर पड़े हुए हैं। और ये सब बताते हुए भाई रॉड की फटी पड़ी होती है और उसको पसीने आ रहे होते। तो जड रॉड से पूछती है तुम इतने ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, तुम्हें पसीने क्यों आ रहे हैं। तो रॉड बोलता है तुम मुझे इतनी देर से घूर रही हो ना इसलिए मुझे पसीने आ रहे हैं। फिर जड बोलती है मैं गार्ड से बाकी सब पूछ लूंगी और यहाँ पर जो भी हुआ ना मैं एल्डर जारुल सामा को बताने के लिए जा रही हूँ। तो फिर रॉड अपने जड को रोकते हुए कहता है भाई अभी तुम जाकर उनको कुछ भी मत बताओ क्योंकि तुम्हारे कारण पार्टी खराब हो जाएगा। इतना बोलकर रॉड सोचने लग जाता है कि भाई लोकी की बात लूफी के आने से पहले अगर किसी को भी पता चल गई ना वो मेरी बाट लगा देंगे। होपफुली भाई लोकी जल्दी से रिलीज होकर यहाँ से निकल जाए और वो एल्वाफ के बाहर जाके कुछ भी करे, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। और लोकी के बारे में सोचने के बाद रॉड सैंक्स के ट्विन के बारे में सोचने लग जाता है और इतने में पीछे से जड़ आके रॉड को पेल देती है। इसके बाद हम अंडरवर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर लूफी और जोरो की को लेकर पहुंच जाते हैं और ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं लोकी और उसके साथ के एनिमल बीस्ट की हालत को देखकर क्योंकि इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और यहाँ पर जोरो लोकी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि लोकी बहुत
बहुत ज्यादा यूज होता है और जोरो यहाँ पर क्लियरली बोलता है कि लोकी और जितना बड़ा है, लेकिन लूफी तो अपने अलग ही सदमे में होता है कि भाई लोकी के साथ यहाँ पर हुआ क्या है और इसके साथ ये सब किसने किया है। पर ये दोनों नोटिस करते हैं कि लोकी अभी भी जिंदा है और ये सांस ले रहा है। और इसके बाद लूफी डायरेक्ट की को लेकर लोकी को छुड़ाने के लिए चले जाता है, तो पीछे से जोरो लूफी को रोकते हुए बोलता है भाई इसको अभी मत रिलीज कर। तो लूफी बोलता है तू टेंशन मत ले भाई, अभी जख्मी है तो ये रैम्पेज वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता है। पर जैसे ही लूफी लोकी पर लगे चैनों को छूता है तो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। ये देखकर जोरो को समझ में आ जाता है कि ये चैन पक्का सी स्टोन से बना होगा। और सी स्टोन्स को देखकर जोरो लूफी को रुकने के लिए बोलता है और लूफी और जोरो के बीच में बहस शुरू हो जाती है। लूफी बोलता है ये बंदा मरने वाला तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो जोरो बोलता है मैंने इसके साथ कभी भी बात नहीं करी है और इस बंदे को सब बुरा मानते हैं और ये बंदा और जितना बड़ा भी है और अगर ये यहाँ से निकल गया ना तो अल्वाब जैसे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। फिर जोरो अपने तरीके से लोकी को चेक करता है कि ये बंदा सही में घायल है या फिर नाटक कर रहा है और जोरो लोकी को एक लात मारता है जिससे लोकी बहुत ही चिल्लाता है। तो जोरो बोलता है हाँ सही में भाई ये बंदा घायल ही पड़ा हुआ है। पर जोरो की लात के कारण लूफी को लगता है कि लोकी निपट गया है और जोरो इसके जवाब में लूफी को बोलता है अगर ये निपट गया ना तो भाई ये इसकी किस्मत है। फिर जोरो लोकी को फ्री करने के लिए जाता है और लूफी को कहता है मैं इसके सारे चैन को निकाल दूंगा पर हम इसके पैरों के चैन को नहीं निकालेंगे। ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और लूफी बोलता है मैं जल्दी से जाकर चॉपर को लेकर आता हूँ। पर लूफी को याद आता है कि चॉपर आउट लाइब्रेरी में जो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। तो लूफी बोलता है मैं विलेज के किसी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। फिर जोरो बोलता है अगर जायंट्स को इसके बारे में पता चला कि हम लूफी को फ्री कर रहे हैं तो हमें वो यहाँ से निकाल देंगे। तो लूफी बोलता है जो होना का हो जाएगा, मैं अभी चलो डॉक्टर को बुलाने। और फिर लूफी बोलता है हमें मीट की भी जरूरत है लोकी के लिए। तो जोरो बोलता है भाई यहाँ पर इतने सारे मीट तो पड़े। ये सुनकर भाई लूफी को गुस्सा आ जाता है और लूफी जोरो को बोलता है मजाक मत करो भाई ये मेरे दोस्त हैं। और फिर लूफी बोलता है मैं माउंटेन में जाकर किसी का हंट कर मीट लेकर आऊंगा। ये सुनकर जोरो लूफी को बोलता है तू कुछ भी बोल भाई मीट तो मीट होता है। और ये सुनकर लूफी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी बोलता है भाई जो मेरे दोस्त होते हैं ना वो मेरे खाने के मेन्यू से निकल जाते हैं। तो जोरो बोलता है ठीक है भाई। फिर लूफी बोलता है चल मैं चला अब डॉक्टर को ढूंढने। पर तभी लूफी को आसमान से कुछ आवाज आने लगती है और हम आसमान में देखते हैं कि हजरुद्दीन अपने क्रू के साथ शिप में बैठकर नीचे गिर रहा होता है। पर तभी लूफी एक जाइंट बलून में बदलकर इनको बचा लेता है और फिर हजरुद्दीन अपने लूफी को थैंक्स बोलता है उनको बचाने के लिए, क्योंकि अगर हजरुद्दीन सीधा नीचे आके गिरता मतलब जितने भी जाइंट्स अगर सीधा नीचे आके गिरते ना उनका काम तमाम हो जाता। और इसके बाद हजरुद्दीन लूफी को बोलता भाई हम टाइम पर आ गए और तुम लोकी को बिल्कुल भी मत छुड़ाओ, मुझे रॉड से सब कुछ पता चल चुका है और तुम लोकी पर भाई बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा हरामी है जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। और यहाँ पर भाई लूफी का रिएक्शन देखने लायक है जैसे उसको कुछ भी पता नहीं हो। और फिर हजरुद्दीन बोलता है लोकी पूरा एंटायर वर्ल्ड के लिए खतरा है। और इसके जवाब में जोरो बोलता है शायद अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और हम नेक्स्ट पैनल में लोकी को देखते हैं जो कि भाई उठकर खड़ा हो जाता है और लोकी को देखकर भाई इन सब की फट जाती है। और यहाँ पर लोकी का साइड भाई बहुत ज्यादा यूज होता है और लोकी अपने वेपन रैग्निर को उठाकर एक डेविल वाली स्माइल को करता है और यहीं पर अपना चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो गाइस अब चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। और चैप्टर भाई सही में बहुत ज्यादा बवाल था। लास्ट में लोकी के लुक को देखकर भाई एक अलग ही और फील होता है। और जब लोकी ने अपने रैग्निर को उठाया ना तो बाकी सारे जायंट्स की फट गई भाई। तो तुम सोच सकते हो कि लोकी का पावर कितना ज्यादा होने वाला है। और साथ में लोकी की जो हाइट है वो और जितनी ऊंची है भाई। और यहाँ पर हमने लोकी के वेपन को भी देखा है जो कि एक हैमर है जो सिमिलर अपने थॉर के हैमर जैसा ही है। तो शायद से लोकी है ना थंडर पावर को यूज कर सकता हो जिसके कारण जायंट्स की फट रही हो, क्योंकि जर्ड ने हमें बताया कि भाई एल्वाद की जो वीकनेस है ना वो लाइटनिंग और फायर है और लाइटनिंग के कारण भाई आग भी लग सकती है। तो शायद से भाई इसी कारण से ना वो अपने लोकी से इतना ज्यादा डर रहे हो। और जैसे भाई लोकी ने अपने रैग्निर को उठाया था ना हजरुद्दीन की यहाँ पर फटके भी 4 हो गई थी। पर यहाँ पर एक और कोइंसिडेंस ये भी है कि भाई लूफी भी यहाँ पर है जिसके पास रबर वाली पावर है और उसके ऊपर लाइटनिंग पावर है ना, यूज करने के बाद भी कोई असर नहीं हो सकता है। तो शायद से भाई यहाँ पर लोकी रैम्पेज करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोकी यहाँ पर मतलब लूफी यहाँ पर ऑलरेडी है ही। और दूसरी चीज भाई लोकी यहाँ पर बहुत ज्यादा घायल है तो शायद से वो भी रैम्पेज वगैरह नहीं कर सकता है। और लोकी आगे करने क्या वाला है इसके बारे में हमें ना आगे आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।